बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, पब्लिक ओपिनियन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आज की सबसे बड़ी ओपिनियन ही ये है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में एक बार फिर होश रुबा इजाफा हुआ और पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ, जिसके बाद हमने देखा कि पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर हो गई। सिर्फ यही नहीं, महंगाई की सताई हुई आवाम पर लेवी का बोझ भी मजीद बढ़ा दिया गया। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी में 9 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये 36 पैसे से बढ़कर 80 रुपये फी लीटर हो गई। सवाल यहाँ पर यह है कि जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होती हैं तो उस वक्त तो आवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जाता, लेकिन फिर क्या वजह है कि जब बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें थोड़ी सी ऊपर जाती हैं तो आवाम पर लेवी समेत पेट्रोल बॉम्ब भी गिरा दिया जाता है। प्रोग्राम का पहला सेगमेंट हमारा इसी बारे में है, जबकि जो हमारा दूसरा सेगमेंट है उस पर बात होगी कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के हवाले से कि वहाँ पर सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा है और नून लीग पीपल्स पार्टी और IPP में अब कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के 45 इंतखाबी हलकों में मजमूई तौर पर 852 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने बहरहाल इन इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है, मगर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो ये इंदिया दे रहे हैं कि अगर उम्मीदवारों की पकड़ धकड़ ना हो तो बॉयकॉट खत्म भी हो सकता है। इसके अलावा नेशनल डायलॉग कमेटी के वफ्द में जिसमें फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब शामिल हैं, उन्होंने कोट लखपत जेल में जो मुक़य्यद कैदी हैं उनसे मुलाकात की है, जो कि PTI के रहनुमाओं में शामिल हैं, जिसमें तजवीज़ करदा हल की मुकम्मल हिमायत करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि आगे बढ़ने का रास्ता मुज़ाकरात हैं। अब क्या PTI मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करेगी या अपनी मज़ाहमती सियासत को ही जारी रखेगी? प्रोग्राम का हमारा जो दूसरा सेगमेंट है वो इसी पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से होगा और आखिरी हिस्से में बात होगी बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन शबान की, कि जिसके तहत खारजियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है और रियासत की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि अमन दुश्मनों को कहीं छिपने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन सब टॉपिक्स पर मुझ रहे हैं इसाराना साहब, खालिद अजीम साहब और फरूख शहबाज बड़ाइच। इसाराना साहब, मुबारक को आपको। कल जब हमने प्रोग्राम की क्लोजिंग की थी तो उस वक्त मैंने जाते जाते आपसे आखिरी दफा सवाल पूछा था कि आपको पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं या कम होती हुई नजर आ रही है। जवाब भी आपका आपको याद होगा, मुझे भी याद है। तो 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, डीजल की कीमत में भी 13 रुपये 80 पैसे। पेट्रोल हो गया जी 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल हो गया जी, नई कीमत उसकी 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर। कैसा महसूस हो रहा है आपको, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में कम हुई थी तब तो हुकूमत ने 2 हफ्ते हमें रिलीफ नहीं दिया था, और दिया भी था तो वो जो आप गिनवा रहे थे ना 1 रुपये 59 पैसे का। अब जब पेट्रोल की कीमतें ज्यादा हुई हैं, $5 ही बढ़ा है, तो रातों रात हमारे यहाँ इजाफा ऐसे हो गए कि जैसे डायरेक्ट हमने यहाँ से पाइपलाइन जो है वो बाहर लगा रखी और बाकायदा तौर पर वहीं से आवाम पैसे देकर अपनी अपनी मोटरसाइकिलों, अपने अपने जिंची रिक्शों और दीगर चीज़ों के अंदर जो है ना वो पेट्रोल का इस्तेमाल कर रही है। जिस मुल्क के अंदर जब पेट्रोल आलमी मार्केट में महंगा हो तो उसी रात उसी लम्हे पेट्रोल महंगा हो जाए, और जब आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो तो कौम को 15 दिन इंतज़ार करना पड़े, फिर भी उसको आप वो पेट्रोल में जो उसको मिल सकते पैसे उस पर लेवी बढ़ा के वो पैसे कम कर दें। तो आपको समझ नहीं आ रही कि इस हुकूमत के हाथों किसी आम आदमी के लिए कोई फलाह मुमकिन नहीं, कोई भलाई नहीं है। ठीक है ना। अब तो इस पे कुड़ना भी छोड़ दें आप। मैं तो बहुत सारे लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि अगर आप अपनी सेहत ठीक रखना चाहते हैं तो कुड़ना छोड़ दें। साए, शीशे की दीवारों से साए की उम्मीद रखना हमाकत है और कुछ नहीं है। तो आप जब ये तवक्को रखते ना कि ये हुकूमत कोई अवाम के लिए करेगी, तो अवाम ने इस इनके लिए क्या किया? 8 फरवरी को आप अवाम ने इनको का साथ ही नहीं दिया, तो फिर अब ये भी भुगते ना आगे से जो वो करेंगे। अदरवाइज ये कैसे मुमकिन है? मुझे एक बात का जवाब दें कि जब आपने रिलीफ देना हो तो 1 रुपये 59 पैसे दें, अब अचानक 13 रुपये 80 पैसे के पता नहीं 18 पैसे बढ़ा दी। तो आपको नहीं समझ आ रही कि भाई इस हुकूमत
से ये तवक्को करना कि ये को अवाम के लिए काम करेगी, अवाम की फलाह के लिए, या ये कोई रिक्शे वालों के लिए, लेकिन इसकी चिंची रीजनिंग वालों के आपको राना लिए। साहब क्या नजर आती है? क्योंकि ऐसा लगता है कि बहैसियत कौम हम लोग इम्यून हो चुके हैं हुकूमत की ज्यादतियों के, हुकूमत के फैसलों के, क्योंकि 2 हफ्ते भी अवाम ने कुछ बोली, कीमतें मुस्तहकम रही, बरकरार रही, 1.5 रुपया कम हो गया, सब खामोशी से बैठ गए। आज जब 14 रुपए के करीब कीमतों में इजाफा हो गया है तो भी कोई इतनी चूचा नहीं है कहीं से। मुझे एक बात का जवाब दें। वैसे तो मैं अगर ये बात कहूँगा तो शायद कुछ लोगों को बुरा है, हमारे डीएनए में एहतिजाज और इनकलाब नहीं है। आप शुरू हो जाए आर्यों से, आर्यों से होते हुए आप जनाब चंगेजियों पे, अफगानियों पे, मुगलों पे, अंग्रेज़ों पे, सिखों पे, आप इनकी हुकूमतें देख लें कि कब किया एहतिजाज इस खित्ते ने। तो हमें तो आदत है गुलामी करने की, हम गुलाम इब्ने गुलाम किस्म के लोग हैं, और जो हमें ना बने गुलाम हम उसको फाय लगा देते हैं, उसको कुछ मतलब रहने नहीं देते। रहने दे तो रहने जो घर छोड़ते नहीं, उसे उठा के फेंक देते हैं कहीं पे कि चाहे मुंह नथे रहे तो सारी उम्र दे ली। खालिद अजीम साहब, बहैसियत कौम हम वाकई क्या हुकूमती फैसलों के ही गुलाम हो गए हैं? जो फैसला कर दे हमारे हक में हम खामोशी से बर्दाश्त करना सीख गए हैं, हम सहना सीख गए हैं। हर जुम्मे को कोई ना कोई हुकूमती फैसला ऐसा होता है कि जो कि अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं होता। और हमने ये भी देखा है कि जब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर इसका जो इफेक्ट है वो हर एक दूसरी चीज पर जाता है, चाहे वो ग्रोसरी आइटम्स ले लें, चाहे आप सब्जियां ले लें, चाहे आप ये जो होती है ना प्राइवेट कैब्स वो ले लें, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का जो किराया है। जब चीजें ऊपर जाती हैं तो सर कीमतें कभी वापस नहीं आती हैं। जी बिल्कुल, यहाँ कल्चर ऐसा ही है कि कीमतें वापस नहीं आती हैं। और जहाँ तक लोगों के एहतजाज का मामला है, लोग भी सैल पसंदी का हमेशा से शिकार रहे हैं कि कोई उनके लिए बात करे तो शायद कभी उन्हें फुर्सत हो तो वो उसका साथ दे देते हैं। आजकल वाहिद प्लेटफॉर्म जो रह गया है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे जाके लोग जो हैं वो अपनी राय का इजहार कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा असर होता हुआ दिखाई नहीं देता। करने वाले जो उन्होंने करना होता है वो बखूबी उसको कर गुजरते हैं। और देखें, ये हुकूमतें जो हैं इनके लिए सबसे जो आसान रास्ता है वो ये है कि ये पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी कीमतों में इजाफा करके अपनी जो कमी है उसको पूरा करते हैं। मेरे एक दोस्त जो कि इकॉनमी को कवर करते हैं, उनसे मेरी बात हो रही, तो उन्होंने कहा कि FBR वालों के जो अक्सर व बेशतर आला अफसर हैं उनका कहना ये था कि जब ये सबसे पहले पेट्रोल बम गिराया गया ईरान अमेरिका वार के फ़ौरन बाद, जब आपने हुर्मुज़ बंद हुई, तो जो सबसे पहला एक बहुत हैवी किस्म का इजाफा था, तो उसमें कहा कि FBR वाले कहते हैं कि हमारा जो टारगेट नहीं पूरा हो रहा रेवेन्यू का, अब वो पूरा करने के लिए हमारे पास एक अच्छा रास्ता जो है वो हमें मिल गया है। ये अलग बात है कि इसके बावजूद वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर सके, और उसमें भी 1300 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, बल्कि इससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो भी पूरा नहीं कर सके। और ये वतीरा रहा है हुकूमतों का। मुझे अच्छी तरह से याद है 98 में जब एटमी धमाके हुए थे तो उस वक्त हकीकतन एक क्राइसिस था, पाकिस्तान पे पाबंदियां भी लगी थी, तो उस पाबंदियों को ओवरकम करने के लिए हमारे जो उस वक्त के इकॉनमी के शाह दिमाग थे, उन्होंने ये रास्ता तलाश किया। मुझे याद है डॉक्टर हफीज़ पाशा जो हैं वो एडवाइज़र थे उस हुकूमत के, और उन्होंने PID में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा जी कि कुछ तो हम मेजर्स ले रहे हैं जिसमें हमारा जो है वो आधा डेफिसिट वहाँ से पूरा हो जाएगा, और बाकी के लिए आधा डेफिसिट जो है उसको पूरा करने के लिए हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एन ब्लॉक 25% इजाफा कर रहे हैं। तो ये एक आसान रास्ता है। अच्छा, उसमें फिर एक और चीज़ इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवा रखी है वो लेवी है। लेवी एक ऐसा टैक्स है कि जिसकी एक लिमिट जो है वो तो मंजूर करवा दी जाती है पार्लियामेंट से। अब उसके बाद जो रद्दोबदल करना है वो हुकूमत का स्वाबदीदी इख्तियार बन जाता है, जब जी चाहे जितनी मर्जी लेवी जो है उसमें इजाफा कर देते हैं। तो ये एक रास्ता, आसान रास्ता है, सैल पसंदी है, और उसमें बात यही है कि वो एक कमाई का जरिया है। कितने एनालिसिस सामने आ चुके हैं कि अगर देखा जाए तो उसकी पेट्रोलियम की जो कास्ट पड़ती है वो कितनी है, और उसके बाद लगभग उसी के लगभग अमाउंट जो है वो टैक्सेस की सूरत में पाकिस्तानी कौम को जो है पे करनी पड़ती है, और वो टैक्सेस ज़ाहिर है हुकूमत की जेब में जाते हैं, हुकूमत की कमाई है। तो आसान कमाई का एक रास्ता जो तलाश किया गया है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, और उससे ये मामला चल रहा है। और फिर मैं बात वही दोहराऊँगा
कि एफबीआर के हजरात जो हैं वो बजाय इसके कि वो अपना जो टैक्स नेट है उसको उसमें कोई बेहतरी लाएं, उसकी बजाय उनको इसमें सहूलत महसूस होती है कि पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं उनमें जब इजाफा होता है तो लेवी की शक्ल में या सेल्स टैक्स की शक्ल में या दूसरे टैक्सेस की शक्ल में उनको जो है वो उनका वो रेवेन्यू बढ़ता है। ये अलग बात है कि उनकी नालायकी इस हद तक मुतशक्ल है कि वो उसको पूरा ही नहीं कर पाते, ओवरकम ही नहीं कर पाते यहाँ पे। लेकिन मेरा सवाल एफबीआर की नाकामियों से ज्यादा हुकूमत की नाकामी और हुकूमत की हठधर्मी पर है। फरूख, मुझे ये बताएगा कि एफबीआर की नाकामियां एक तरफ, आईएमएफ की शराइत एक तरफ। आपको याद होगा जब पेट्रोल प्राइस की कीमतें कम हुई थी तो आवाम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेकंड में जाके चले, आपने पहले 15 रुपए का पेट्रोल कम किया, आप कहीं ना कहीं दे देंगे आवाम को 10-12 रुपए या 5-10 रुपए का रिलीफ। आपने वो भी नहीं दिया। आपने दिया कितने का? एक हफ्ता तो आपने बरकरार रखी कीमतें, दूसरे हफ्ते जाके आपने 1.5 रुपए का आवाम को रिलीफ देना शुरू किया। तो आप फिर आपके पास एक वो क्या थी, ऑब्जेक्शन क्या थी, आपके पास एक मामला क्या था कि जो पेट्रोल मालिकान है उन्होंने महंगी कीमतों पर पेट्रोल खरीद रखा है, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो जो रातों रात ही 14 रुपए बढ़े हैं, इसका फायदा बराह रास्त अब किसको पहुंच रहा है? आवाम को तो किसी सूरत नहीं पहुंचा गुज़िश्ता 3 हफ्तों का फायदा। बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर फरूख सलीम साहब है माहिर मौशियात, उन्होंने बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया और उन्होंने कहा है कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होती है तो पाकिस्तान में उसी का जब वो ट्रांसलेट हो रही होती है तो उसे 21 दिन लग जाते हैं, और जब वहां पे ज्यादा होती है तो यहाँ पर 21 मिनट लगते हैं। जी जी। और साथ ही साथ बड़ा दिलचस्प सवाल है, मैं देख रहा था 890 मिलियन पर डे कौन मुनाफा कमा रहा है। मैं आपको इससे पहले गुजारिश करूं कि अभी आपको 2 हफ्ते पहले याद होगा कि ऑयल की कंपनियों ने खत लिखे थे गवर्नमेंट को और उनसे मुखातिब हुए थे कि हमें बड़ा खसारा हो गया, बड़ी मुश्किल पेश आ रही है और इस सारी सूरत हाल में हमारा काम जारी रखना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। अब फरूख, अवाम सॉरी पेट्रोल मालिकान की जो कीमतें थी या उनके खतूत थे उसके ऊपर तो हुकूमत ने सुनवाई कर दी, क्या अब अवाम को भी खतूत लिखना पड़ेंगे? नहीं, अवाम तो रोज खत लिख रही है। वो इस तरह से आप माइक लेके बाहर चले जाएं, सोशल मीडिया पे जो अवाम जवाब देगी माइक के ऊपर, वो मसला ये है टीवी पे चलाया नहीं जा सकता, और अगर हम सोशल मीडिया पे चलाएंगे तो एनसीसीआई वाले बुला लेंगे। तो अवाम तो रोज खत लिख रही है लेकिन वो अल्फाज यहाँ पर टीवी पे दोहराए नहीं जा सकते। वो जंग से लेके अभी तक खत पे खत लिखती जा रही है लेकिन किसी की जो है ना, किसी को कोई इसका असर नहीं हो रहा। बात यह है कि इस मुल्क में जो माफियाज हैं उनके ऊपर थोड़ा सा भी उनके मुनाफे में कमी आए, वहां पर तो हुकूमती वजीर भी उनकी आगे दिफा कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई हुकूमती वजीर ऐसा नहीं मिला कि जिसने कभी अवाम का भी आगे दिफा किया हो कि यार ये भी मरकब हुए हैं, बुरे हालात हैं, अवाम ने बहुत मुश्किल देखी है। जब ये जंग चल रही थी हमने कितना महंगा पेट्रोल खरीदा है, लोगों की तनख्वाहें हुई थी लेकिन चीजें महंगी हो चुकी थी। अब अगर ये मुश्किल वक्त थोड़ा सा कम हो गया है, टल गया है, तो आप भी उस तरह रिलीफ नीचे ले आए। फिर हमें वजीर ये भी बताते हैं कि वजीर आजम साहब जो हैं उन्होंने उनको समरी इतने की गई थी लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इससे नीचे पे मैं रिलीफ दूंगा। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि अभी भी अवाम वो रिलीफ हासिल नहीं कर सकी। अगर मैं अपने हमसाया ममालिक की बात करूँ तो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर सबसे पहले हुकूमती पॉलिसीज हैं जो जिस तरह से खालिद साहब भी फरमा रहे थे कि यहाँ पर एक आसान हल है, अवाम की जेब से पैसा निकालना है, पेट्रोल लेवी जो पेट्रोलियम पे लेवी है ये बढ़ा दो, बात खत्म। और दूसरी बात यह, लोगों ने पेट्रोल डलवाना ही डलवाना है, ना कोई बड़ा एहतजाज नजर आता है। जो कोई एक आधा पार्टी इसकी वजह आपको क्या नजर आती है फरूख? अवाम एहतजाज की तरफ क्यों नहीं जाती? अपने हुकूक की बातें हमसे सोशल मीडिया पर करते हुए नजर क्यों आते हैं? मेरे ख्याल में अभी वो अभी शायद उस तरह से आज़ादी भी नहीं है, वो वक्त भी नहीं है। अभी लोग डरे भी हुए हैं, थोड़ा सा अब्स का माहौल है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी। मैंने पेट्रोल के ऊपर बहुत बड़े बड़े एहतजाज देखे हैं, ये दोनों सीनियर है मुझसे और इन्होंने तो उससे भी बड़े बड़े एहतजाज देखे होंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि लोगों में गम गुस्सा नहीं है। आप किसी भी स्टोर पे चले जाएं खरीदारी करने, कहीं पे भी खड़े हो जाएं, हालात नॉर्मल नहीं है। लोग इस टाइम गुस्से से भरे हुए हैं, गर्मी है, हालात बहुत ही मुख्तलिफ हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत मुश्किल हो चुकी है, कुव्वत खरीद आप देखिए कहाँ पे बिल्कुल खत्म होने के करीब है। ऐसे ही है, लोगों की परेशानियां जो हैं वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं और आपकी बात ये भी बिल्कुल 100% दुरुस्त है। मैंने खुद राना सनाउल्लाह साहब की जगह पे बात करते हुए सुना, कमर जमान कायरा साहब को। हाँ जी, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ जी, इस किस्म की चीजें जो हैं उनको लीड करती है हमेशा अपोजिशन। हमारे पास बदकिस्मती ये रही है
कि हमारी अपोजिशन जो है वो जो इस किस्म के इश्यूज हैं उनके ऊपर कोई एहतजाज मुनज़्ज़म करने के लिए तैयार नहीं होती और उसके और अपने इश्यूज हैं उनके मुताबिक वो चलते रहते हैं। इसके ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा एक मज़म्मती बयान दे के गुजारा कर लेते हैं और ये रवायत रही है, सारी अपोजिशन यही कुछ करती हैं। मैं आज की अपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, थ्रू आउट यही कल्चर रहा है। अब हमारे यहाँ वो पॉलिटिकल कल्चर उस अंदाज का है नहीं कि जो लोगों को मसाइल को लेके लोग बाहर निकलें और उस अंदाज में देखें। एक वाहिद एहतजाज जो मुझे नज़र आता है वो बिजली के मामले में जमात इस्लामी का जो जब ये हुकूमत आई है उस वक्त उनका एक लॉन्ग मार्च था जो यहाँ आके लियाकत बाग में डंप हो गया, मुज़ाकरात होते रहे और उन मुज़ाकरात के बाद जो है वो IPPs का मामला को थोड़ा सा रिजॉल्व हुआ। तो अपोजिशन कहाँ है, इस चीज को भी देखने की जरूरत है। मैं बिल्कुल अग्री करूंगी, लेकिन जमात इस्लामी वाले एहतजाज के बारे में मैं यही करूंगी कि वो एक होम्योपैथिक सा एहतजाज होता है। राना साहब क्विकली। हाँ, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने एहतजाज किया और फिर अल्लाह का शुक्र है कि जब वो उठे थे तो क्या बिजली की कीमत में इजाफा हो गया था उसी दिन, तो उनकी मेहरबानी उन्होंने एहतजाज जल्दी ख़त्म कर दिया, नहीं तो पता नहीं कितना और इजाफा हो जाता। और दूसरी बात ये फ़ारूक की बात से मैं एग्री नहीं करता कि जी अब हम वो बात नहीं कर सकते महंगाई पे। नहीं, हमारे साथियों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत महंगाई पे एहतजाज किया है, प्रोग्राम किए हैं, माइक लेके लोगों तक गए, लेकिन वो इमरान खान के दौर में। अब नहीं, अब इजाज़त नहीं है। अच्छा चले जी, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं और ताज्जुब की बात यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जिसकी इस वक्त वफाक में उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है, ऐसा मालूम होता है कि शायद वो अपना डंका बजाने जा रही है कश्मीर में और अब 35 नशिस्तों के लिए उसने अपने 35 जो लोग हैं, रहनुमा हैं, वो नामजद किए हैं। फरूख, क्या IPP आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में डार्क हॉर्स साबित हो सकती है? देखिए, पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ IPP को। मैंने पाकिस्तान में किसी भी जमात को इतनी तेजी से तरक्की करते नहीं देखा। तो मैं सियासत का, सहाफत का बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मेरे सामने उस्ताद बैठे हुए हैं। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि 2024 से पहले जो उनकी इफ्तिताई तकरीब कह लें या तकरीब रौनमाई कह लें, उसमें मैं शरीक हुआ था। वो अलग बात है, मैं उसमें कुछ चीज़ें दोहरा नहीं सकता कि वो वहाँ पर मैंने कुछ चेहरे उतरे हुए देखे थे, कुछ चेहरे ज़बरदस्ती के देखे थे। और मैंने फिर कुछ लोगों से पूछा भी था, वहाँ पे फवाद चौधरी साहब से मैंने पूछा था कि क्या बना, तो उन्होंने मुंह पे उंगली निशान बनाया था और फिर कहा था मैं बाद से दसांगा। वो बाद में अभी तक उन्होंने बताया नहीं। लेकिन मुझे अच्छा ये लगता है कि देखिए उनके लोग असम्बलियों में मौजूद हैं। गिलगित-बल्तिस्तान में साबिक वज़ीर आला उनकी पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने वहाँ पे बाकायदा कैंपेन की, अलीम खान साहब गए, बाकी लोग गए और वहाँ पे वो कोई सीट नहीं जीते। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह IPP की गिलगित में नशिस्तें मौजूद हैं। तो ये तो बड़ी कामयाबी है कि आप इलेक्शन ना भी जीते, उनके लोग शामिल हो गए आगे वहाँ से, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, बाकी जमातों से तंग थे और उनके पास IPP एक वाहिद रास्ता था। इसी तरह अब आप देखें, सरदार तनवीर इलियास साहब अब आज़ाद कश्मीर के उनके हैं। आज हमारी उनसे मुलाकात भी है, लाहौर में ही वो पाए जाते हैं। तो आज हम आपके सवाल का जवाब उनसे भी पूछेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे, सरदार तनवीर इलियास साहब खासे बासर आदमी हैं, तो मुझे लगता है कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। अगर कोई नतीजा ना निकला तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से और बाकी जगहों से जो लोग मुंतखब होंगे, जो तंग होंगे इनकी पॉलिसियों से, वो फिर IPP का रुख कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी उनकी कारकर्दगी जा रही है, एक अच्छा मंजर हो सकता है उनके लिए अपकमिंग इलेक्शन में भी। चलें, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा राना साहब, ये फ़ारूक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की फवाद चौधरी साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि मैं जब ये बन रही थी IPP तो उस वक्त उस जगह पर, उस मकाम पर मौजूद था। चौधरी साहब ने कहा कि बाद दसांगा, मुँह चेहरे लटके हुए थे। जाहिर सी बात है, वो तो चले वहाँ पे 1-on-1 की मीटिंग हो गई थी। हमने तो ये सारी सूरत हाल TV चैनल्स पर देखी थी, सोशल मीडिया पर देखी थी। लेकिन उनकी एक मुलाकात जरा इधर कोट लखपत जेल में भी हुई है, उसके बारे में उन्होंने नहीं कहा कि बाद दसांगा। उन्होंने जो कहना था वो उन्होंने मीडिया के सामने आकर कह दिया। क्यों PTI वाले अपने उन असीरान को भूले भटके बैठे हैं जो बेचारे कोट लखपत जेल में मौजूद हैं? इसमें कोई चंबे वाली बात नहीं कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, जो वहाँ पर मौजूद असीरान हैं उनको बाहर निकलना चाहिए। PTI ना तो बानी PTI के लिए कुछ कर पा रही है, ठीक है, ना जो कोट लखपत के बेचारे कैदी हैं उनके लिए कुछ कर पा रही है, ना विफाक में कुछ कर पा रही है। जैसे खालिद साहब ने भी कहा कि बेहतरीन ऑपोजिशन का भी किरदार अदा नहीं कर पा रही, तो फिर कर क्या रही है? अच्छा देखें, अगर पहले कश्मीर पे एक दो जुमले में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले लाहौर में दानिश्वरों का, सीनियर एडिटर्स का
सिविल सोसाइटी के लोगों का एक इज्तिमा हुआ है। उन्होंने कश्मीर के हवाले से डिस्कशन करके इस नतीजे पे पहुँचेंगे कश्मीर की सूरत हाल वो नहीं है जो हम मीडिया पे पेश कर रहे हैं, वो ख़राब सूरत हाल अच्छा। है। और बेहतर ये है कि डायलॉग के ज़रिए पहले वहाँ के मामलात को हल किया जाए और फिर उसके बाद चौधरी सरवर साहब साबिक गवर्नर जो थे वो चौधरी अकरम साहब इनकी सरबराही में इनकी मेज़बानी में ये हुआ, मुजीबुर रहमान शामी साहब और बहुत सारे लोग जो थे इसमें शरीक थे। तो डायलॉग मैं समझता हूँ कि कश्मीर इंतखाबात से पहले जो वहाँ लोग बैठे हुए सड़कों पे या वो उनके साथ डायलॉग करके चीज़ों को डिस्कस कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है ताकि इंतखाबात बेहतर हो। दूसरा, चीन ने एक तजर्बा किया है जिसमें एक दिन लोग वो उठे तो उन्होंने देखा कि एक मसनूई सूरज जो है वो चमक रहा था और वो परेशान हुए लोग। तो फिर बताया गया कि चीन ने एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए मसनूई सूरज ईजाद किया है, लेकिन अब उन्होंने हमसे रब्ता किया है और उन्होंने कहा कि ये जो आपने मसनूई जमात बना के और उनकी 35 नशिस्तें भी बन जाती हैं और वो मसनूई जमातों के जनाब अली 5-5 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं और ये कैसे कर लेते हैं, ये साइंस कहाँ से आई? आपने कहा नहीं IVF का ज़माना है। मैंने अब वो उन्होंने जहाँ राब्ता किया वो जवाब देंगे, लेकिन वो परेशान हैं कि ये कैसे आप लेबॉर्ट्री में से ऐसे चूजे निकाल लेते हैं जिनकी कहने में वालदा मोहतरमा ही कोई नहीं होती। अगर आपने इस तरह का मसनूई जमहूरी निज़ाम बनाना है तो बना ले, अगर इससे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है तो कर ले, अगर इस तरह जमहूरियत पनप सकती है तो पनप ले, कर ले। लेकिन इसका नतीजा कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए चेतावनी है। PTI का दौर गुजर गया तकलीफ का, अब दौर शुरू होगा नून लीग का और पीपल्स पार्टी का। बिलावल भुट्टो साहब जो इस्लामाबाद बैठे रहे एक आपके नजदीक कोट लखपत जेल के कैदी जो हैं उनकी तकलीफ कुछ नहीं, बानी PTI की तकलीफ कुछ नहीं। नहीं वो तकलीफों के फर्क हैं। अच्छा, वो कोई और तकलीफें हैं। अच्छा, ये तकलीफें ये हैं कि आपकी आंखों के सामने से ऐसे करके इक्तिदार आपकी जेब से निकाल के किसी और की जेब में चला जाएगा और आप ऊँ भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप ही इसी तरीके से आए हुए, जिस तरीके से अब दूसरे आ जाएंगे। अच्छा, कोट लखपत की बस सुन लें कि वो मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब की, फवाद चौधरी साहब की, महमूद रशीद साहब। हाँ जी। इसमें दिलचस्प बात यह कि टेलीफोन लाइन के ऊपर एजाज चौधरी साहब को भी लिया गया। अच्छा। फैसिलिटीज देखें आप कितनी मिल रही है। ये जो कहते हैं PTI वालों को फैसिलिटी नहीं मिलती, भाई कोट लखपत के लोगों को और कराची की अनमोल पिंकी को बकायदा तमाम फैसिलिटीज बराबर की। अनमोल पिंकी के लिए भी कल सुप्रिटेंडेंट जेल हाजिर हुई हैं। उन्होंने कहा माई बाप ये जो चाहे मंगवाएं, दवाई मंगाएं, कपड़े मंगाएं, हम इनके लिए हाजिर हैं, हम इन्हें हर तरह की सहूलत दे सकते हैं। माइनस इमरान खान तमाम कैदियों को सहूलत मिल सकती है। कल टेलीफोन के ऊपर बात कराई गई और नतीजा ये निकाला गया कि भाई अगर ये लोग बाहर आए और आके इस क्या नाम है ताकतवरों और PTI के दरमियान जो फर्क है उसे कम करें, लेकिन सवाल है कि अच्छा करें तुम माइनस इमरान खान से कम तो नहीं कर रहे कि ये सब आके नई पार्टी PTI के संभाल लें और इमरान खान जेल में ही रह जाए। मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, मैं इसका जवाब खालिद अजीम साहब से ले लेती हूँ। खालिद अजीम साहब लगे हजरा राना साहब के भी सवाल का जवाब दे दे और वो हम लोग आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे उसके ऊपर चेयरमैन PTI मिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अगर उम्मीदवारों की पकड़ धकड़ ना हो तो बाइकॉट खत्म करने का सोच सकते हैं। मतलब सियासी जमातें भी इस चीज का इंतजार करती है कि हमें पकड़ा ना जाए तो हम कोई इलेक्शन कैंपेन करेंगे, फिर जब वो अपनी मजबूती का या अपनी बड़ी सियासी जमात होने का दावा करती हुई नजर आ रही हूँ। जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज तक हमने यही देखा है कि जिन जमातों ने इलेक्शंस का बाइकाट किया है वो बाद में उन्होंने हमेशा उसके पछतावे का इजहार किया है। और आप इसकी तारीख जो है वो 85 का इलेक्शन जिसमें पीपल्स पार्टी ने शिरकत नहीं की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के अक्सर बेशतर लोग जो हैं ना सिर्फ उन्होंने उसमें शिरकत की बल्कि वो बाद में जो जुनेजो साहब की सरबराही में मुस्लिम लीग बनी थी उसमें भी शामिल हो गए। आप सैकड़ों लोगों की मिसाल जो है वो उसमें दे सकते हैं। और फिर कुछ ऐसे हैं जो वापस भी आए जिनको पीपल्स पार्टी ने वापस भी दिया। फिर और मुख्तलिफ मराहल पे हमने यही देखा है कि वो लोग जो हैं वो बाद में ये कहते हैं, देखिए आप मैदान में तो रहें, अगर आप उसके बाद अगर किसी चीज़ का कोई दावा करना है आपने तो आप उसको इस्टेब्लिश इसी सूरत में कर सकते हैं कि आप वहाँ पे थे और आपको इस अंदाज में आपका ये राइट डिनाई किया गया। ये तो बाइकाट के मामले हैं, लेकिन वे उनको बेहतर समझते हैं कि उन्होंने क्या फैसला करना है। और बाज़ औक़ात मुझे तो ये याद है कि एजाज़ हसन साहब जो हैं उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जब उनको सज़ा हो गई थी तो जो रिव्यू पिटीशन थी
उसका उन्होंने रिव्यू पिटीशन वापस ले ली और उन्होंने उसको डिफेंड करने से इनकार कर दिया और कहा कि जी मुझे नताइज पता थे, इसलिए मैंने जो है वो पिटीशन जो है वो उसको कंटेस्ट ही नहीं किया। तो उनकी सज़ा जो है उसको फाइनलिटी मिल गई और 5 साल के लिए वो नाअहल रहे। देखिए, आप जो आपका राइट है उसको तो आप अवेल करें, उसके बाद बाकी सारी सूरत हाल जो है वो देखी जाएगी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, देखें, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले भी IPP को जो है वो जिस अंदाज में उठाया गया और उसमें बड़े बड़ी नामवर शख्सियात जो हैं उनको शामिल करवाया गया और यही लग रहा था कि अब अगला दौर जो है वो IPP का होगा गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन सूरत हाल वहाँ पर मुख्तलिफ हुई और उसमें पाकिस्तान के अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसका भी मामला जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, जिसकी वजह से हुआ। पीपल्स पार्टी की ज़रूरत थी नून लीग वालों को, लिहाजा उन्होंने बावजूद इसके कि वो अगर चाहते तो जोड़ तोड़ करके वहाँ पे हुकूमत बना सकते थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी को वहाँ पे पैम्पर किया और उनको वहाँ पे हुकूमत बनाने दी और ख़ुद उसकी गवर्नरशिप और एक आध चीज़ और लेके उस पर जो है मुतमिन हो गए। इसी टाइप की कोई चीज़ जो है वो मुझे ये लग रहा है कि ये एक छुरी दिखाई जा रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी को IPP के नाम पे, और उसमें उनको जो है वो बिहेव करने के लिए, ताकि वो उस कैंडे से ना निकलें और अपनी मर्ज़ी की कोई बात जो है वो करने की कोशिश ना करें। बसूरत दीगर IPP जो है वो एक मुतबादल हल के तौर पे मौजूद है। मुझे लगता यूँ है कि ये इसी कशाकश में जो है वो एंड पे इन्हीं पार्टियों में से किसी की हुकूमत बनेगी। अच्छा। और IPP को एक ऐसी बैलेंसिंग जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त है, उनके पास 4 मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स हैं जो आज़ाद जीते थे और उनको जो है वो टोपी पहना दी गई IPP की। इसी तरह से वहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा, या तो वहाँ से लोग इलेक्ट करवा लिए जाएंगे, पाकिस्तान की 12 सीटों में से किसी जगह से इलेक्ट करवा लिया जाएगा और बैलेंस ऑफ पावर जो है वो उनके हाथ में दे दिया जाएगा। उस सूरत में इक़्तिदार भी मिल सकता है, जैसा पाकिस्तान में भी हुआ कि भट्टू साहब जो हैं वो सिर्फ 18 सीटें लेके उसके बाद उन्होंने पंजाब की वजारत आला से पीपल्स पार्टी को दूर कर दिया और वो पीपल्स पार्टी जो है वो आज तक, यानी भुट्टो साहब के दौर के बाद से आज तक वो पंजाब में हुकूमत बराह रास्त बनाने में कभी कामयाब नहीं रही है। तो वो अगर कोई बैलेंस ऑफ पावर जो है वो IPP के हाथ में दे दिया जाता है तो फिर शायद दूसरी पार्टियां जो मजबूर हो जाएं, और मजबूर भी पता नहीं वो किसके कहने पे हों, लेकिन मसल आप कह रहे हैं कि मसल पॉलिटिकल मसल टेस्ट किया जा रहा है IPP को सामने रखकर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। ठीक है चले पॉइंट आपको रख लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ऑपरेशन शबान के हवाले से बात करेंगे जो कि बलूचिस्तान में इस वक्त जारी है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, बलूचिस्तान में फैसला कुन जंग जारी है और ऑपरेशन शबान ने इस वक्त मंजर ही तब्दील करके रख दिया है। जो टोटल एक यूं कह लीजिए कि आदादोशुमार सामने आए हैं दहशतगर्दों की हलाकतों के हवाले से, कहा जा रहा है कि 52 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं और 5 जुलाई से लेकर अब तक टोटल जो 88 ख्वारजी हैं उन्हें जहन्नुम वासिल किया गया है। फरोख, हम कह सकते हैं जिस तेज़ी से ये ऑपरेशन किया जा रहा है और जिस तेज़ी से दहशतगर्दों को मारा जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बलूचिस्तान में अमन लाने में एक बार फिर से कामयाब होंगी और दहशतगर्दों के जो दिन हैं वो अब गिने जा चुके हैं। देखिए, ये बलूचिस्तान का मामला इतना सादा नहीं है। मुझे कुछ दिन पहले वहाँ जाने का मौका मिला, वहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई, सिविल लोगों से भी और बाकी इदारों के अफराद से भी मुलाकात हुई। तो मैं खुद ज़ियारत जाने का था कि मैं ज़ियारत जाना चाहता था, लेकिन बताया ये गया कि वहाँ पर 2 ग्रुप, यानी एक तो पहले BLA मौजूद है लेकिन अब एक और ग्रुप भी मुतहरिक है। इसी तरह आपको याद होगा अभी कुछ दिनों में हना ओढ़क एक इलाका है, वहाँ पे नौजवानों को मारा गया। मुझे वहाँ भी जाने का मौका मिला। तो माजरत के साथ मसला वहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और ऑपरेशन होगा और सब कुछ हो जाएगा। ये तो हमारी फोर्सेस जो कर रही हैं, ठीक है, ऑपरेशन होना चाहिए सब कुछ, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम एक ये है कि जो रियासत के सामने जो लोग खड़े हैं उनके साथ जो आम लोग हैं उनकी हमदर्दियाँ उनके साथ क्यों जुड़ रही हैं, क्या वजह है? प्रोपोगेंडा है, उन जो भी है, आपको किसी और मुल्क से सपोर्ट मिल रही है, पैसे आ रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन ये एक हकीकत है जो मुझे वहाँ पर लोगों की तरफ से बताया गया कि ऐसे ऐसे है। और वहाँ पर भी मैंने आम लोगों से पूछा भी। अब वहाँ पर आप ये तसव्वुर कीजिए कि आपको पता नहीं है कि आम आबादी में से जो लोग सरकारी दफातर में काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में टीचर हैं, आप उनके सामने रियासत की बात कर रहे हैं और हो सकता है वो रियासत की बात सुन तो रहे हैं लेकिन दिल में उनके कुछ और है, और वो ये एक बड़ा मसला है जिसे शायद मैं उस तरह से बयान नहीं कर पा रहा यहाँ।
तो ये सिर्फ ऑपरेशन उस मसले का हल नहीं है। अच्छा। वहाँ पर बलूचिस्तान में हमारे जो वजीर आजम साहब हैं, हमारे जो चीफ हैं, हमारे जो बड़े हैं, इनको जाकर वहाँ पर बैठना पड़ेगा। हालात वहाँ पर मुनासिब नहीं है और पिछले 1 डेढ़ 2 सालों में अगर मैं देखूं तो रियासत की रिट थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, जिसे अब शायद बेहतर किया जा रहा है या उसमें काबू पाया जा रहा है। लेकिन बहुत से करने के इकदाम है जो होने चाहिए, खास तौर पे जो बयानिया है उनका, जी जी जी। और जो वहाँ पर म्यूजिक प्रोपेगेंडा, यानी आप हैरान होंगे। वहाँ पर एक साहब हमें मिले, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, मेरा बेटा एक दिन सुन रहा था तराना, तो वो मैं हैरान रह गया कि वो उन ग्रुप्स में से किसी का था, वो म्यूजिक के जरिए भी अपना प्रोपेगेंडा और अपनी चीजें कर रहे हैं। तो ये एक हाँ बड़ा चैलेंज है। मुकाबला ठीक। फोर्सेस तो 10 मिनट में या 10 दिन में या 10 महीने में या 10 सालों में खत्म कर सकती हैं, ठीक। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग और उनके साथ हमनवा हो जाए, तब उनका हम क्या करेंगे। सही। तो ये एक सवालिया निशान है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है। खालिद अजीम साहब, फरूक ने बड़ी मुनासिब बातें की यहाँ पे। मतलब मैं इस चीज़ को इसलिए ज़रूर हाईलाइट करूंगी कि बिलाशुबा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो बेहतरीन तरीके से इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कैनवस पर उस तरीके से नज़र नहीं आ रही होती हैं। हमें वहाँ पर जाकर वहाँ के हालात का जायज़ा लेना होगा। एक वो कहते हैं कि कल्चरल इमेज भी होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पेनिट्रेट कर रही हैं वहाँ के लोगों में। उन सॉफ्ट टारगेट्स को या उन लोगों को या उन लोगों तक पहुँचने के लिए भी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सिविल लेवल पर। जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ी सी कमज़ोरी आ गई है। कुछ अर्सा इस पे काम होता रहा है, और वो जो हमारे मुखालिफ बयानियाँ चलाने वाले लोग हैं उनको काउंटर करने के लिए अमली इक़दामात भी किए जाते रहे हैं और उसका जवाब भी दिया जाता रहा है। लेकिन अब शायद कोई कमज़ोरी आ गई है। हम इंटरनेशनल उमूर में ख़ुद को उलझा बैठे हैं, वहाँ पे तो हम एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन घर में जो करने के काम है शायद उनमें कोई वीकनेस आ रही है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का, देखें ये मल्टीफेरियस है और इसमें अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई कि इसमें अब इंडिया और अफ़गानिस्तान का नेक्सस है वो बहुत पूरी तरह से एक्टिव नज़र आता है। लेकिन रिसेंटली एक मौलवी अताउल्लाह उमरी हैं, उनके वज़ीर ज़राअत हैं अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा रजीम है, वो उन्होंने इंडिया का दौरा किया और वहाँ उन्होंने ये स्टेटमेंट ये दिया है कि अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान का DNA मिलता है। यानी इतनी उनकी इस हद तक कुर्बत होगी। कोई बंदा पूछे तो सही कि दोहा प्रोसेस के फ़ौरन बाद किसकी कोशिशें थी जिनकी वजह से तालिबान जो हैं उनका यहाँ पे रिनाइसेंस हुआ, वो दोबारा यहाँ पे हुकूमत में आए, फिर वो जिस अंदाज में वो सारा सिलसिला चलता रहा। हमारा सिर्फ कसूर ये है कि हमने उनसे ये कहा कि भाई ये जो अपने आप को TTP कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले लोग जो हैं, जो यहाँ बैठे हुए अपने एक पर्सनल एजेंडा को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी सरजमीन इस्तेमाल करके हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और उनकी सरपरस्ती छोड़ दें या उनके ख़िलाफ़ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो लें। उस बात से बात बिगड़ी और आगे इस वक्त तक चली गई है कि अब वो जो हमारी वजह से वहाँ पे आके बैठे, वो अब इस वक्त ये कहते हैं कि उनका तो DNA जो है वो हिंदुस्तान से मिलता है। तो ये अब तो तारीख़ है कि इंडिया ने अपने बेतहाशा कौसर खाने वहाँ पे अफ़गानिस्तान में कायम ही इसलिए किए कि वो उस दहशतगर्दी को जो है उसकी सरपरस्ती कर सके, उसे फ़रोग़ दे सके जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। और उस मजमून में नुक्ता ही ये था कि इंडिया हर वो काम करेगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। ठीक है, यही कुछ हो रहा है। राना साहब, बजाय इसके कि हम लोग बेशक अपने पैरेलल उस पे ऑपरेशंस को जारी रखें, लेकिन हमें रूट कॉज तक पहुंचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं बलूचिस्तान में शहीद होने वाले जो हमारे हीरोज़ हैं, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। और उनका ताल्लुक चाहे पुलिस से है या पाक फ़ौज से है, इन लोगों ने जिस तरह अपनी जानों की कुर्बानी दे के इस वतन अज़ीज़ के अंदर जो अमन का चिराग है उसे रोशन किया हुआ है, मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है जिससे मैं उनको मुनासिब तौर पे खराज तहसीन पेश करूँ। लेकिन मैं उन माओं को ज़रूर सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इतने बहादुर सपूत कौम को दिए, और मैं उन गम में बराबर का शरीक हूँ जिन ख़ानदानों के बच्चे जो हैं इस जंग के अंदर चले गए हैं। अल्लाह ताला उन हीरोज़ को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और दूसरी बात सिंपल सी है यार, मैं थक गया हूँ ये सुनते सुनते, भारत ज़िम्मेदार है, फला ज़िम्मेदार है। कोई भी दुश्मन ने तो नुकसान पहुँचाना है आपको, आप हाथ पे हाथ रख के बस हर नुकसान के बाद के भारत ज़िम्मेदार है। भाई हम क्या कर रहे हैं?
और ये मैं आपको बताऊं, ये बंदोबस्ती मामलात से ज्यादा आगे की चीज है। ये खाली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू वाला आपने इशू कहा नहीं कि है। हम क्या कर रहे हैं राणा साहब, मतलब ये कि जो अब तक हमने किया है आपको वो ना काफी लग रहा है? नाकाफी है तो ये सब कुछ हो रहा है, अच्छा, नाकाफी है तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी खौफनाक बात है कि बलूचिस्तान की लड़कियां भी और बच्चे भी जो हैं वो किसी और समत चल रहे हैं। आपको खुदा का वास्ता है, हमारी बहादुर अफवाज बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को निपट रही है। सियासी हुकूमत क्या कर रही है? लोगों के दिल में जो अभी खालिद साहब बात कह रहे हैं उसे समझे आप क्या कह रहे हैं। दुश्मन खाली दहशतगर्दी अपने बंदूकों से या अपने रॉकेट लॉन्चरों से नहीं कर रहा, वो हमारे आने वाली नस्ल के दिल पे बराह रास्त हमला कर रहा है, उनको जहरालूद कर रहा है। हम उनका मुकाबला हमारी अफवाज कर लेंगी, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल किरदार है वो कहां खत्म होकर रह गया, मुझे बताएं। लोगों के दिलों से डायलॉग करने हैं तो उनकी आवाज को सुनना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके मसाइल को सुनना पड़ेगा, उस पर बात करनी पड़ेगी। आप नवाबों सरदारों को अरबों रुपए दे देते हैं, वो अपने डेरों पे लाके खर्च करके देते हैं। आप सोच नहीं सकती जो लाइफ वो गुजारते हैं, उनके जो कुत्ते गुजारते हैं, वो आम पाकिस्तानी की जिंदगी वैसे नहीं गुजरती। लेकिन आम आदमी बलूचिस्तान के उसके दिल के अंदर ग्रीवेंसेस बढ़ रहे हैं, उसको एड्रेस करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनसे बात की जाए, नहीं तो ये जंग खत्म नहीं होगी, मैं आपको बता दूं। सही, आप ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल रोल है वो जितना बेहतर हो उस लिहाज से ही हम देख सकते हैं कि बलूचिस्तान का अमन जो है वो किस हद तक देर पा रह सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स जाहिर सी बात है हमारे प्यारे पहले भी अपनी जानों का नजराना पेश करते रहे हैं, आज भी कर रहे होंगे और खुदा न खास्ता कल भी जाहिर सी बात है हर किसी एक हमले के लिए, दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए वो अपना सीना जो है सबसे पहले आगे आके रखते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।